दोस्तों, आज हमारे साथ है पंडित रविशंकर उपाध्याय जी की टैलेंटेड बेटी महिमा उपाध्याय जी। ये पखावज की बहुत अच्छी प्लेयर हैं। इनके फादर जब हरवल्लभ में परफॉर्म कर रहे थे तब मैंने उनको सामने बैठकर सुना था। ये पखावज जो साज है दोस्तों, ये देखने में लगता है कि बहुत आसान है। जब जो आर्टिस्ट बजाता होगा उसको मालूम पड़ता है ये कितनी मेहनत वाला साज है। बाकी हम महिमा जी का स्वागत करें। मैम, स्वागत है आपका टॉक विद हनी चैनल के इंटरव्यू में। बहुत 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 शुक्रिया। और कैसे? आप महिमा बोल सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, सो हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट म्यूजिकल कॉन्वर्सेशन। हाँ जी, थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बस कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पीछे से शुरू करेंगे हम। जैसे हम आजकल देखते हैं जो फीमेल आर्टिस्ट है वो पखावज की तरफ इतना ज्यादा रुझान नहीं है। जैसे आपके जो बहुत पुरानी परंपरा है, आपके जो खानदान की 400 साल पुरानी परंपरा है पखावज की। आपके जो फादर है रविशंकर उपाध्याय जी बहुत बड़े आर्टिस्ट है पखावज के। तो आपको मैम ये जब आप छोटी थी तब से ही इंटरेस्ट है पखावज, मैंने पखावज प्लेयर ही बनना है? लोग तो आजकल काफी क्लासिकल वोकलिस्ट बनना चाहते हैं, तबला प्लेयर बनना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। अ, सबसे पहले तो बोलूंगी कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि म्यूजिकल फैमिली में जन्म होना, और माता पिता और गुरु दोनों रूपों में मुझे ये वरदान मिला कि वो मेरे गुरु भी हैं, प्लस मेरे वो पेरेंट्स भी हैं। तो मेरा तालीम मतलब ऐसा स्टार्ट हुआ कि बचपन में पापा को रियाज करते देखती थी। हाँ जी। बहुत छोटी थी मैं, करीब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल उनको देखते रहती थी रियाज करते। हाँ जी। तो पखावज का जो साउंड होता था वो मुझे बहुत ज्यादा, उससे मैं अट्रैक्ट हो जाती थी। तो जब भी बैठते थे, फिर पापा का बजाने का स्टाइल, फिर वो धीरे 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 देखते देखते एक दिन मैंने इस पे ऐसे कुछ बजाने की कोशिश की। और कभी कुछ टेबल्स वगैरह रखे होते थे, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ ना तो कुछ एक्टिविटी चलती रहती थी। हाँ जी। तो माय फादर सॉ सम सेंस इन मी। तो वो बहुत खुश हुए कि कुछ कर रही है ये। और मैं धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिक टिक टिक, जो पखावज का बोल है, चौताल हाँ जो जी। प्रमुख ताल है, वो पापा को मैं सुनते सुनते लर्न कर ली और मैंने उसको बजाने की कोशिश की। तो पापा ने अचानक देखा। ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड वन थिंग which I want to share with you and all family of my Instagram and your Instagram page, कि उनका शुरू से ही उनको बहुत एक शौक था कि मेरी 2 बेटी में से एक बेटी पखावज बजाए, हाँ जी। एज अ प्रोफेशन वो परस्यू करे। अ, तो वो कोइंसिडेंटली हो गया। तो मैंने जी। उनको बोला पापा को कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं बजाना चाहती हूँ। हाँ वो जी। बहुत खुश हुए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर पापा ने कहा कि म्यूजिक ऐसी विद्या है कि उसमें आपको बहुत साधना, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। तो उस डिसिप्लिन को फॉलो करना, उसको कितने सीरियसली आप देखते हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी विद्या नहीं है कि आप 1-2 दिन किए फिर उसके बाद तीसरे दिन कहेंगे कि हाँ ठीक है। उसको बहुत साधना, बहुत तपस्या की विद्या है। किसी भी फील्ड में अगर हम चाहते हैं तो उसमें एक वक्त देना, उसके लिए एक प्यार रखना, उसकी पूजा करना, उसकी डिसिप्लिन को, अनुशासन को सीखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा 2-3 साल तक। तो 2-3 साल उन्होंने देखा, तो उन्होंने मेरे अंदर एक देखा कि हाँ इसके अंदर रूह है, एक लगन है सीखने की। देन 8 इयर्स की जब मैं हुई, तो उन्होंने मुझे गंडा बंधन शागिर्द के रूप में, शिष्या के रूप में मुझे एक्सेप्ट किया। फिर तब से मेरी तालीम शुरू होती गई और अभी तक चल रही है और हमेशा चलेगी। हाँ जी। मैम, जी। जैसे आप इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट
आर्टिस्टों के साथ स्टेज शेयर कर चुके हो। कौशिकी चक्रवर्ती, इतनी इतने लोग पसंद करते हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे, उनके जी साथ आप स्टेज शेयर की है। ये कैसा एक्सपीरियंस था? जब हम किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर करते हैं, हमारी जितनी भी तैयारी हो फिर भी हम नर्वस होते थे। आप नर्वस थी जब पहली बार कौशिकी जी के साथ स्टेज शेयर की? जी हाँ, इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। सिंस हम सब उनके बहुत बड़े फैन हैं उनकी गायकी की, तो बचपन में जब मैं अपनी फील्ड में आई, जब मैंने बजाना शुरू ही किया, तो इनके इनके काफी सारे वीडियोस यूट्यूब्स में मैं देखती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे मन में था कि एक बार इनसे मैं मिलना चाहूंगी। एक बार तो मेरे दिल की ये एक ख्वाहिश, एक तमन्ना है कि इनसे मिलना चाहूंगी। तो वो क्या हुआ कि 2013 की बात है। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम सम ऑफ हिज मैनेजर। तो उन्होंने पूछा कि वो एक बैंड के लिए सोच रही हैं जिसमें एक पखावज उनको चाहिए, फीमेल पखावज प्लेयर। तो वो आई थिंक मेरे लिए वो एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट रहा है। कि मैं सोच भी नहीं सकती कि जिनसे मिलने की तमन्ना थी मेरी, वो उनसे मिलना भी है और उनके साथ वर्क करके उनसे कुछ सीखना भी है। तो ये एकदम से मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलना। तो उनके साथ इस तरह से मेरा जुड़ाव हुआ और अभी तक चल रहा है। और दीदी का आशीर्वाद काफी रहा है। उनके साथ बजाना, उनके साथ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम अपने से एल्डर आर्टिस्ट के साथ प्ले करते हैं, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। जब आप पहली बार उनके साथ स्टेज शेयर किए तो आप थोड़ा बहुत नर्वस थी भी? इतनी बड़ी वो है आर्टिस्ट। हाँ, उनके साथ से पहले का एक चीज बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जब मेरा डेब्यू हुआ था वो मेरे पिताजी के साथ हुआ था, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल में। 2009 की बात है ये। तो वहां मैं जब उनके साथ मैं बहुत खुश थी कि मेरा पहला डेब्यू है, मैं बजाने वाली हूँ, वो भी अपने गुरु के साथ। हाँ, नर्वसनेस बहुत थी, because my father is very strict in terms of learning, मतलब गिविंग ट्रेनिंग एंड एज अ गुरु वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं उस मामले में। तो एक ये भी था कि पहला डेब्यू है, कितने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं अच्छा बजाऊं। तो पापा ने मुझे बोला कि बजाना है वहां पर। तो वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे, वन ऑफ द फाइनेस्ट फेस्टिवल हैपन इन अहमदाबाद। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए थे, जो मैं अपने एक एक ड्रीम में सोचा करती थी कि मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं सामने बजाऊंगी। लेकिन इतना डर लग रहा था, बट मैं खुश भी थी एट द सेम टाइम। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ मेरा डेब्यू है। तो फिर मैंने बजाना, जब मैंने देखा कि बहुत सारे बैठे हैं, और मैंने दिया परफॉर्मेंस। बट मैंने पूछा नहीं अपने गुरु से, अपने पिताजी से नहीं पूछा कैसा मैंने बजाया, बिकॉज वो हिम्मत नहीं होती है कभी भी, कुछ भी हम कभी भी प्रोग्राम करते तो कभी पूछते नहीं, वो हिम्मत ही नहीं होती कि कैसा लगा आपको। तो अ, उनके साथ था तो नर्वसनेस थी, लेकिन खुशी भी थी। और जब दीदी के साथ फर्स्ट टाइम बजाया, तो बहुत खुशी थी, मतलब बहुत खुश थी मैं कि मुझे एक ऐसा लग रहा था कि ये सच में हो रहा है कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ, वो भी के ग्रुप में कोलैबोरेशन में एक पार्ट बनना और इतनी सारी चीजों को सीखना। और दीदी ने बहुत वो अच्छी हैं, वो बहुत प्यार करती हैं। इतने प्यार से उन्होंने हमें इस ग्रुप को इतना आगे ले जा रही हैं, उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। और बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ काम करना और उनसे सीखना। और नर्वसनेस तो होती है, वो तो एक नेचुरल सी चीज है। बट जब हम कुछ गलतियां भी करते तो उस गलती से हम सीखते भी हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज है कि जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम कुछ चीजें हम सीख नहीं पाएंगे। तो आई थिंक गलती करना बहुत जरूरी है,
तभी वो एक हमारा एक लर्निंग का एक रास्ता हमें मिलता है। तब हम अपने दिमाग को यूज करते हैं कि और कितना अच्छा हो सकता है, और क्या चीज चाहिए, और कितना रियाज करना है, इस चीज को कितना उसको परखना है और उसमें टाइम देना है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है, और आशा करते हैं कि अच्छा चले, और इसी तरह एक स्टूडेंट बनकर म्यूजिक के डेप्थ में जितना जितना अच्छा हो सके उसको निभाने की कोशिश करें। हाँ जी। मैम आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। आप अपने फादर के साथ भी जाती हो जो बड़ी स्टेजेस पे उनके कॉन्सर्ट होते हैं? जी, उनके साथ तो सबसे वो तो मुझे उन्होंने एक मुझे एक ऐसी विद्या मुझे दी है कि आई थिंक मैं कभी मैं क्या बोलूं, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि जितना बोल सकूं उतना कम है, बिकॉज पिता है और गुरु भी है। क्योंकि अच्छे गुरु का होना, अच्छा गुरु से तालीम लेना, और अच्छा गुरु का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए आई थिंक इन इस मामलों में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरु हैं और पिता भी हैं, और उन्होंने जो मुझे ये चीज दी है, आई थिंक मैं जितना बोल सकूं कम है, जितना मैं उनकी सेवा कर सकूं उतना हाँ कम है। जी। क्या कुछ नहीं बोल पाऊंगी। हाँ जी। जैसे एक फादर से अपनी डॉटर से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, चाहे आपने अच्छा ही बजाओ, वो फिर भी बोलेंगे बेटा थोड़ा सा और मेहनत करने की आपको जरूरत है। वो तो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई भी परफॉर्मेंस होता है तो हम तीन भाई बहन हैं। मेरी मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर है, वो ध्रुपद गाती है। सबसे बड़े मेरे भैया है ऋषि शंकर उपाध्याय, वो भी पखावज हाँ बजाते हैं। जी। तो हम तीनों भाई बहन जब भी हम हमारा प्रोग्राम होता है तब हम लोग की हिम्मत नहीं होती उनसे पूछने की, हाँ आपको कैसा लगा, हाँ क्या जी। लगा। और बहुत बार ये भी होता है, जैसे हमारा प्रोग्राम होता है, पिताजी आते हैं, मम्मी आती हैं, सुनने आती हैं, सामने बैठे रहते हैं, तो उस टाइम तो और नर्वसनेस होती है। हाँ जी। तो हिम्मत नहीं होती उनके तरफ देखे। तो एक डर होना भी जरूरी है, एक रिस्पेक्ट, वो चीज होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तभी आप एक राह पे अभी एक रास्ते को आप फॉलो करते हैं हम। हाँ तो जी। वो बहुत जरूरी वो एक बार है। सुरेश तेलवलकर जी आए थे ना, पंडित सुरेश तेलवलकर जी हरवल्लभ में आए थे। जी उनकी बेटी साथ में बैठी थी, शिवानी तेलवलकर। वो अपनी जी जी। बेटी को बताते थे, अरे बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बजाते हैं। अरे हाँ बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। जी। वो तो तालीम के दौरान जब हम सीखते हैं तो ऐसा ही होता है, वो बताते हैं, ताल मात्रा बताते हैं। जब कोई नया ताल होता है, या 11.5 मात्रा बजाना होता है, या 18 मात्रा बजाना होता है, तो उसको कैसे बजाते हैं, उसकी क्या टेक्निक है। तो वो सब चीजें तो बहुत ही आई थिंक उसके लिए बहुत आपको एक फोकस माइंड चाहिए, आपको बहुत एक आपको बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आप अपने गुरु को देखिए कि वो वो क्या समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। लिसनिंग मतलब उनको सुनना, उनको देखना, उनको उनका मतलब सुनते रहना उनको। तो उससे आप काफी चीज आपको सीखने को मिलती है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप सामने बैठकर उनको सुनना, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं, कैसे हमें ये करना है। वो बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत शांत माइंड, फोकस्ड माइंड हाँ चाहिए। जी। तो वो बहुत जरूरी है। हरिबल्लम में तो हम लोग 2 बार आए हैं बजाने। एक 2011 में आए थे, और एक 2000 आई थिंक 2018 में हम लोग आए हैं, या 17 में आए हैं। हाँ जी। तो 2 बार सौभाग्य रहा है आना, पिताजी के साथ ही पखावज ट्रायो बजाने का। हाँ जी। ये सौभाग्य रहा है। और हरिवल्लभ तो इतना बड़ा फेस्टिवल है, और इतना अच्छा लगता है वहां आके, और वहां सबसे मिलकर इतना अच्छा लगता है। वहां की वाइब ही बहुत अलग है, देवी तालाब मंदिर है, हाँ इतना जी। अच्छा लगता है वहां आके, सबसे इतना प्यार मिलता है। और बहुत सारे हमारे वहाँ मतलब हम लोग
ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं और जगह, ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आए, हाँ जी। ऐसी फील आती है आप जी। अपने आप को लकी मानती हो? बहुत से आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत सी बार कहते हैं हमें हरवल्लभ में परफॉर्म करने का मौका मिल जाए। आप तो अपने आप को लकी मानती हो कि आप हरवल्लभ में 2 बार आ चुकी हो? जी, ये बहुत बड़ी सौभाग्य, बहुत ब्लेसिंग है वाहेगुरु का और गुरुओं का ये हाँ जी। आशीर्वाद है। मैम आप अपने बारे में बताइए, आप कौन, मैंने सुना है आप क्लासिकल वोकलिस्ट भी हो, साथ में ध्रुपद बजाती हो। क्लासिकल वोकलिस्ट तो और रियाज करना पड़ा है, ये टाइम टाइम कैसे मैनेज करती हो आप फिर? हाँ, एक्चुअली ध्रुपद मेरी सिस्टर गाती है, मिलन उपाध्याय। हाँ तो जी। मैं क्लासिकल ख्याल गायकी में मुझे शुरू से, मतलब शुरू से मेरा यही रहा है कि मैं पखावज और अपना गाना दोनों के एक साथ मैंने स्टार्ट किया। तो चूंकि मैं अपनी मदर से गाना सीखती हूँ, विदुषी मालती उपाध्याय जी से, और पापा से भी कुछ लयकारी का काम होता है, कुछ जो जरूरी होता है वो उनसे सीखती हूँ। तो ऑलमोस्ट घर में म्यूजिक म्यूजिक का तो चलते रहता है हर वक्त। तो उसमें क्या मैं, हाँ, गाना भी मैं सीख रही हूँ। तो मुझे बहुत शौक है, एक पैशन है गाने का भी। हाँ जी। और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कौशिकी चक्रवर्ती जी, जिनको मैं दीदी बोलती हूँ, उनको मैं सुनती हूँ। और किशोरी आमोणकर ताई को सुनती हूँ। और बापूजी जसराज जी को सुनती हूँ, अजय चक्रवर्ती, उनको मैं बाबा बोलती हूँ, उनको भी सुनती हूँ। और लता मंगेशकर जी ताई को सुनती हूँ, आशा भोसले ताई को सुनती हूँ, श्रेया घोषाल जी को सुनती हूँ। तो ये सारे मेरे ये सारे इंस्टीट्यूशन है, इन सबको सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ ठीक कर सकूं, मदद से तालीम लेती हूँ। और वही मैंने बोला आपको कि माता पिता के साथ साथ गुरु, दोनों गुरु के रूप में मेरे लाइफ में होना, मतलब वो बहुत बड़ी एक गिफ्ट है मेरे लाइफ की, हाँ जी। कि वो दोनों माता पिता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं वो। जहाँ तक मैंने सुना है आप सिंगिंग में भी कुछ पुरस्कार जीत चुकी हो, पखावज में तो आप जीती ही हो, सिंगिंग में क्या पुरस्कार मिला था आपको? जी, मैं बचपन से मैं कॉम्पिटिशन्स करते आई हूँ। फिर उसके बाद त्रिवेणी महोत्सव में मुझे वहाँ के इलाहाबाद के एक मंत्री थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया था बेस्ट वॉइस ऑफ इलाहाबाद का। ओके। और क्योंकि मैं आज भी इलाहाबाद बोलती हूँ, उसका नाम प्रयागराज अब हो गया है। मैं वहाँ की बॉर्न हूँ, प्रयागराज बॉर्न हूँ। तो कुछ साल वहाँ रहना हुआ, हाफ स्कूलिंग वहाँ किया, फिर दिल्ली में फिर परमानेंटली शिफ्ट हो गई थी, हो गई हूँ 2000 सिंस 2007। तो यहाँ पर फिर हाफ स्कूलिंग हुई, फिर कॉलेज की फर्दर स्टडीज हुई। तो वो फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स इन म्यूजिक में मैंने टॉप किया है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। तो उसमें मुझे अवार्ड मिला। और गाना गाना तो मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है। तो वो अभी तक चल रहा है। पखावज में तो आप बहुत से पुरस्कार जीत चुकी हो। ये तो जैसे कहते हैं ना, रियाज करो और राज करो। ये तो हाँ, कौन कौन से पुरस्कार जीत चुकी है, अगर आप ऑडियंस को बताना चाहे ब्रीफ में? एक मैंने ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड एआईआर के थ्रू मुझे मिला था, फिर दिल्ली में। फिर एसआरए अवार्ड मुझे मुंबई में मिला था। फिर एक मुझे ध्रुपद फीमेल युवा रत्न ध्रुपद समारोह हुआ जयपुर में, युवा रत्न सम्मान फीमेल में मिला था। और फिर मुझे मेयर अवार्ड मिला है पुणे में, आज करीब 2020 में। वो फिल्म फेस्टिवल होता है, तो उसमें मुझे उन्होंने बुलाया था अवार्ड के लिए। तो वो मेयर अवार्ड होता है, युवा यूथ एक्सीलेंस इन एशिया अवार्ड होता है वो। तो वो मिला है, और बाकी बहुत सारे मिले हैं अवार्ड, नाम याद नहीं है। ज- बट जो मुझे जितना याद है, हाँ जी। अ, ये जब ब्रीफ किया है आपको आपको। ये जब आपको ये पुरस्कार मिलते होंगे, आपको तो फादर माता पिता तो बहुत खुश होते होंगे, आपकी उनकी बेटी
क्लासिकल म्यूजिक में इतना अच्छा कर रही है। जी। अ, जाहिर हाँ, मतलब जाहिर सी बात है कि खुशी तो होती है, बट मैं यही है कि मैं पूछती नहीं हूँ उनसे कभी भी। हाँ जी। मेरी मुझे थोड़ा डर लगता है कि मैं क्या पूछूं, बट हाँ शेयर करती हूँ कि मुझे मिला है, तो खुश तो बहुत होते हैं। हाँ जी। और जी, खुशी तो सबको होती है। आप किसी का भी बच्चा अगर कुछ करता है और अच्छा कर रहा है, तो एक माता पिता की जो एक खुशी होती है वो बहुत अलग होती है। हाँ जी। प्लस वो गुरु भी हैं, उनको और अच्छा लगता होगा। और बाकी मैं कभी पूछती नहीं हूँ। अ, ये मैम कहते हैं आप फॉरेन फॉरेन में भी काफी देशों में कॉन्सर्ट कर चुके हो, कहाँ कहाँ पे किया है आपने कॉन्सर्ट्स? हाँ, मैंने यूएसए, इंडोनेशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका, और अभी यहाँ बहरीन, यहाँ किया कॉन्सर्ट। जी। सो ये अभी ये जो एक जर्नी है म्यूजिक की, अनएंडिंग जर्नी है। ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी उसको छोटी उम्र में आप इतने इतनी फॉरेन कंट्रियों का टूर कर चुके हैं एज ए पखावज प्लेयर और क्लासिकल वोकलिस्ट। जी, बस यही कहूंगी कि एक ईश्वर का और माता पिता का, और जो हमें जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, उन सबका आशीर्वाद है कि उनका एक भरोसा है कि, और एक है कि अ, इस विद्या में हम जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो एक होता है कि एक उनका भी एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छा करें, हाँ और अच्छा करें। तो चीज, और सबसे बड़ी चीज कि आपकी जो एक अपने आर्ट के लिए एक जो प्यार है, एक डिवोशन है, वो बहुत जरूरी है। तो वो जब होगा तो आपका आर्ट और भी निखर कर आएगा। मैम थोड़ा सा बताइए, कहते हैं तबला और पखावज के जो लेसन्स है एक जैसे ही होते हैं, ये सच है या सुनी सुनाई बातें एक हैं? बार क्वेश्चन, एक बार और बोलिए, थोड़ा सा ब्रेक हो गया आपका वॉइस। कहते हैं पखावज और जो तबले के लेसन्स होते हैं, जो ताल्स वगैरह होती हैं, जो एक जैसी होती है, ये सुनी सुनाई बातें हैं या सच है? देखिए, एक जैसी, हाँ देखिए, हमारी जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है, हमारी नॉर्थ इंडियन रिदम्स है, तो स्पेशली तबला पखावज, देखिए सिमिलैरिटी है, बट उसके रख रखाव, उसका उसका चलन, उसका बोल अलग है। तो उस उसमें हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा, सपोज आप एक ताल ले लीजिए, एक ताल भी 12 मात्रे का होता है और चौताल भी 12 मात्रे का होता है, लेकिन उनका जो चलन है वो अलग है, उनकी बोल है वो अलग है। ओके। चौताल गंभीर है, गंभीर ताल है, और एक ताल भी है गंभीर, लेकिन उसकी जो चलन है दोनों की डिफरेंट है। हाँ जी। मैम जैसे हम देखते हैं पखावज, ये बहुत जोर से बजाना पड़ता है, साज बहुत जोर लगता है। ये आजकल की जो फीमेल आर्टिस्ट, इसके तरफ रुझान बहुत कम है लोगों का, क्योंकि काफी डिफिकल्ट साज है। तो आप उन फीमेल लड़कियों को क्या कहना चाहती है अगर वो साज सीखना चाहती है ये पखावज का? तो सबसे पहले तो ये बहुत ही प्यारा साल है, मैं बोलूंगी। हाँ डिफिकल्ट तो हर चीज है। जी। अगर हम चीजों को डिफिकल्ट नहीं मानेंगे तो उसको हम फिर सीखने का, फिर हम कैसे उसको हम सोचेंगे? जब तक हम चीजों को डिफिकल्ट नहीं सोचेंगे, उसको सामने वाले को हम एक वो नहीं सोचेंगे कि अगर हमने इजी किसी चीज को भी लिया, तो फिर तो वो फिर सीखना नहीं हो पाएगा। फिर तो उसको हम यही बोलेंगे कि हम लोग तो ये कर लेंगे। नहीं, अपने से किसी भी चीज को अगर सीखना हो, तो उसको पहले हमें ये समझना है कि वो डिफिकल्ट है, लेकिन उसको हमें कैसे इजी बनाना है, वो अपने रियाज के थ्रू बनाना है। तो सबसे पहली चीज कि पखावज बहुत ही ब्यूटीफुल साज है, और डिफिकल्ट है, लेकिन उसको अगर हम एक बार सीखेंगे टेक्निक से, तो वो
हमारे हमें अपना लेगा। किसी भी चीज को अपनाने के लिए हमें उसके साथ वक्त देना होता है, उसके लिए प्यार रखना होता है, उसको टाइम देना होता है, डिवोशन रखना होता है, उसका पूजा करना होता है। तो यही है कि हाँ, इस फील्ड में पहले के टाइम पे बहुत कम, ना के बराबर हुआ करते थे फीमेल आर्टिस्ट। आप तो काफी बहुत सारे हैं, और अच्छा लगता है कि आप बहुत सारी बैक टू बैक फीमेल आर्टिस्ट इस साज में, इस स्पेशली पखावज के फील्ड में आ रहे हैं। और यही कहूंगी कि ये पखावज जो है बहुत सुंदर वाद्य है हमारा। और इतना सुंदर वाद्य, इसका साउंड इतना प्यारा है कि बोलते हैं ना कि इसके साउंड कहीं भी दूर दूर तक जाते हैं तो हमारी जो वातावरण है, हमारी एटमॉस्फेयर है, बहुत शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है, डिवाइन हो जाती है। तो और म्यूजिक अपने आप में ही बहुत डिवाइन है। तो यही बोलूंगी कि किसी भी चीज को सीखना है, या पखावज है, या तबला है, या कोई भी विद्या है म्यूजिक में, तो आप शॉर्ट टर्म प्रोसेस को कभी फॉलो नहीं करना है, हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हमें उसकी कोर, उसके डेप्थ को समझाता है। आजकल लोग बहुत कुछ देखते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में, कि लोग चाहते हैं कि कम कम समय में कितना जल्दी कुछ कर लें, बट वो बेनिफिट्स, वो चीज, उसकी चीजों को हम गहराई से नहीं समझ पाते हैं, उसके एसेंस को नहीं समझ जी। पाते हैं। तो कोई भी चीज सीखना है तो उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस को पहले अडेप्ट करना पड़ेगा, तब चीजों को हमें समझ में आएगा। क्योंकि बड़े बुजुर्ग और बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट बोलते हैं ना, 1 साल लगाने में 3 साल लग जाता है पूरा। तो वही है, आप जितना वक्त देंगे म्यूजिक को, जितने गहराई में जाएंगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा। बिकॉज कोई भी एक फिक्स्ड प्लेस नहीं है, या फिक्स्ड जगह नहीं बनी है कि आप परिपूर्ण होंगे। परिपूर्ण कभी नहीं बन पाएंगे इस विद्या में। ये विद्या एक समुद्र की तरह है, एक ओशंस की तरह है। जितना उसकी गहराई में जाएंगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना आप में निखार आएगा, उतना आप उस विद्या में अच्छा करेंगे, और सीखने का आपको चाह बढ़ेगा, दिमाग खुलता है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी माइंड शार्प होती है, दिमाग फिर हमारा काम करने लगता है, आइडियाज आते हैं हमें कितना, क्या चीज करना है, क्या चीज और अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए ये विद्या ऐसी है, और ये एक अनएंडिंग लर्निंग है। तो इसको उसी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ चलना है। जब तक जिंदगी है तब तक उसको सीखते रहना है, उसको ख्याल रखना है, उसको उसको निभाना है अच्छे से, एक अनुशासन के साथ। अनुशासन भी होना बहुत जरूरी है। और ओके। दूसरी चीज की, बड़े बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट के जो प्रोग्राम परफॉर्मेंस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, जाके सुनना, देखना। तो सुनना और देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आप उसकी एक म्यूजिशियंस की एक पर्सनालिटी, उसकी एक पूरी ओवरऑल चीजों को आप समझ सकते हैं। तब आपको वो काफी हेल्प करता है कि हाँ, हमें कैसे सीखना है, इस विद्या को कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मैं अपने अपने साथियों को, जो मेरी एज के हैं, और मैं उनको यही बोलूंगी कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस को अडेप्ट कीजिए। मैम, जो ध्रुपद गायकी है ये भी पखावज के बीच में ही आती है? हाँ, ध्रुपद गायकी हमारी सबसे पुरानी गायकी है, हाँ जी। और ध्रुपद के साथ पखावज ही बजता है। हाँ जी। तो सबसे पुरानी गायकी हमारी ध्रुपद है। तो ध्रुप पखावज ध्रुपद के साथ बजता है, संतूर के साथ बजता है, कत्थक के साथ बजता है, और खुद से अपने आप में एक सोलो वाद्य भी है, एकल वादन जो जिसको बोलते हैं वो है। डुएट, जुगलबंदी बजती है, और जोड़ के साथ बजता है। पंजाब में जो जोड़ बजाते हैं, उसके साथ भी बजता है, और सितार के साथ बजता है, बहुत सारे, सब फ्लूट के साथ बजता है, गाने के साथ बजता है। तो इसके बहुत सारे, बहुत सारे वो हैं, एडवांटेज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हम, ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे। हम बहुत वाद्य के साथ इसको बजाते हैं, एकल वादन तो अपने आप में है ही। हाँ जी।
मैम आप जैसे पखावज बजाते हो, आपके भाई का भी मुझे मालूम है, ऋषि शंकर उपाध्याय जी, वो भी पखावज बजाते हैं। जो आपकी एक और बहन है, वो क्या क्या प्ले करते हैं, गाते हैं, पखावज वो बजाते ध्रुपद गाती हैं, वो ध्रुपद गाती है, मिलन उपाध्याय उनका नाम है, वो ध्रुपद गाती है। हैं? अच्छा, ध्रुपद गायकी करते हैं। जी। ओके। एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं हाँ जी। कमेंट्स देख रही थी साथ ही साथ आपके साथ बात करने के साथ साथ, तो जी। हाँ जी। मैम, 1-2 साल पहले मैं हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में गया था, वो जो कंपटीशन होते हैं ना, वहाँ पे गया था, तो जी। वो एक लड़के ने ध्रुपद गायकी की थी, वो फर्स्ट आया था उसमें। जी। हाँ, तो ध्रुपद गायकी भी, आप भी ध्रुपद गायकी करती हो या दूसरी सिंपल गायकी करती हो, क्लासिकल? नहीं, मैं ध्रुपद गायकी मैं करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे उसका तो नॉलेज है। और ध्रुपद गायकी का जो स्टाइल है बहुत अलग है, डिफरेंट है ख्याल हाँ गायकी जी। से। थोड़ी और वो ध्रुपद गायकी एक गंभीर गायकी है। हाँ जी। तो जी, तो मैं मेरा जो है जो रुझान है वो ख्याल गायकी की तरफ ज्यादा है। ओके। तो जी। अगर कुछ सुनाना चाहे तो और सुना सेमी दीजिए। क्लासिकल। जी। अगर कुछ सिंगिंग में सुनाना चाहे, थोड़ा सा सुना दीजिए। अ, मैं आप क्या सुनना चाहेंगे? जो आपका कुछ मन। रजनी के गाने और एकदम से। अच्छा ठीक है, मैं आपको मैं आपको एक आशा भोसले जी का एक सलोना सा सजन है, वो सुना। श्योर श्योर। एक ही लाइन सुनाऊंगी। हाँ जी। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक आंगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा गाया। जैसे बोलते हैं ना, क्लासिकल में अगर आप थोड़े से अच्छे क्लासिकल वोकलिस्ट हो, तो बॉलीवुड सॉन्ग्स आप बहुत इजीली गा सकते हो, वैसा ही गाया आपने। थैंक यू, ये आपका प्यार है और आशीर्वाद है, थैंक यू सो मच। एफर्टलेस सिंगिंग कह सकते हैं। फिर जैसे जो बड़े लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग जो शुरुआत में ये बुर्कियां वगैरह लगाते हैं, वो जोर लगाते हैं, कहते हैं जोर नहीं लगाना चाहिए, एफर्टलेस सिंगिंग होनी चाहिए, सामने वाले को भी मजा आए। थैंक यू, आपने इतना आपने इतना आपको अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को भी हो अच्छा लगा हो। और ये बस कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। और ये कोशिश जो है ये हमेशा जारी रहेगा। हाँ और जी। अच्छा करने की कोशिश हमेशा करेंगे। हाँ जी। तो आपके जो मदर है, मदर को तो आपके मदर को तो हमने कभी सुना नहीं, वो डालते अपनी वीडियो वगैरह कभी यूट्यूब पे? हाँ जी, मैं अपनी मदर के साथ, वो ध्रुपद गाती हैं। तो और वो चारों पट की गायकी गाती हैं, वो भजन भी गाती हैं, गजल भी गाती हैं, और ध्रुपद तो है ही है, ख्याल गायकी भी गाती हैं। तो उनके साथ मैं कुछ कुछ वीडियोस हम बनाते हैं और उनके फेसबुक पेज पे हम लोग पोस्ट करते हैं। तो वहाँ मैं आपको शेयर करूंगी एक दो वीडियोस उनके, हाँ जी। तो आप सुनिएगा। जी। क्योंकि उनकी बेटी इतना अच्छा गा रही है, तो मदर तो उससे भी अच्छा गाती होगी, ये तो ऑब्वियस है। बिल्कुल, वो तो मदर है, माँ का जो दर्जा है वो बहुत बड़ा हाँ होता है। जी। तो माता पिता का जो वो सबसे ऊंचे, सबसे पहले। हाँ जी मैम, जैसे आप क्लासिकल वोकलिस्ट भी हो, पखावज भी बजाती हो, ये रियाज का टाइम कैसे मैनेज करती हो दोनों का? हाँ, रियाज का
कभी सुबह हो जाता है, कभी दोपहर में हो जाता है, कभी शाम में हो जाता है, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जब आपको टाइम मिला है, जब आप सोचते हैं कि अभी मेरे पास टाइम है, तो आई थिंक आपको मैनेज करना उसकी अकॉर्डिंगली ज़रूरी होता है। और रोज़ रियाज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ एक दिन का जब छूट जाता है ना, तो बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ आप खो जाते हो उसमें, कि हाँ, आज नहीं हो पाया, आज फिर क्या-क्या चीज़ फिर आपके हाथों से निकल जाएगा, आपकी सोच से निकल जाएगा, फिर उसका लॉस बहुत होता है। तो इसलिए रेगुलर, जैसे हम रेगुलर रूटीन में अपनी हर चीज़ करते हैं, तो रियाज़ भी आपकी वही चीज़ होनी चाहिए। हाँ और जी। सबसे सुप्रीमली वही होनी चाहिए, आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी वही होनी चाहिए कि हाँ जी। दिन में कुछ भी करना है, सबसे वो उसको बाद में रख के सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए रियाज़ की। हाँ जी। तो वो एक बार हो जाता है, फिर आपका पूरा दिन अच्छा जाता है कि हाँ, रियाज कर लिया है। अपने टाइम को, अपनी जो मेरा मेन एक लाइफ का जो एक सबसे बड़ा धरोहर है, वो होना चाहिए हाँ। सबसे पहले। फिर कौशिकी अ, जी। कौशिकी जी मैम के साथ आप स्टेज शेयर करते हैं, उनको कभी बोला है दीदी मुझे भी बताइए कुछ क्लासिकल संगीत की बारीकियां? हाँ, अरे वो बिल्कुल, वो तो क्या, एक बार लॉकडाउन हुए थे, तो जब लॉकडाउन में थे हम लोग, तो उनका चलता था, एक वर्कशॉप चलता था, हाँ जी। तो आई वाज पार्टिसिपेटेड इन हर वर्कशॉप। तो दीदी बहुत सरप्राइज हो गई थी, बट शी वाज वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम। तो उनसे उनका मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया, और उनका परफॉर्मेंस जब भी होता है दिल्ली में, तो बहुत, जब वो आती हैं दिल्ली, तो मैं जाती हूँ उनका परफॉर्मेंस सुनने। वो तो बहुत बड़ी बात है कि उनको सामने से सुनना, एक ही एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। तो और उनका वर्कशॉप ज्वाइन किया था लॉकडाउन के टाइम पे, तो काफी कुछ सीखा उनसे। और ये तो हमेशा चाह रहेगी कि उनसे कुछ विद्या मिले और उनसे सीखने को मिले। हाँ जी। जी। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ कैसे कहते हैं हम जितने बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर करते हैं ना, हमारा हमारा एक्सपीरियंस भी उतना ज्यादा होता जाता है। जी, आप जितने हम जो जो भी करते हैं अपने म्यूजिक में, और हम जैसे अपना परफॉर्मेंस करने जाते हैं, तो आई वो परफॉर्मेंस करना और उसमें गलतियां करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हाँ है, जी। क्योंकि उसी गलतियों से हम सीखते हैं। जी। परफेक्शन कभी नहीं आ सकता, परफेक्शन आपके एक्सपीरियंस से ही आप सीखोगे, तभी वो निखरते जाएगा। हाँ जी। लेकिन वो एक जो पिन पॉइंट है कि एकदम आप परफेक्ट हो गए, वो चीज कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी। तो ये एक ऐसी विद्या है कि आप जितना सीखोगे उतना अच्छा होते जाएगा। लेकिन उसका कोई एक सीमित वो नहीं है कि हाँ, यहाँ पर आप परफेक्ट हो, नहीं। हाँ जी। उसमें और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी हमारे चीजों को और भी अच्छा हम निभाने की कोशिश कर सकते हाँ हैं। जी। तो संगीत तो यही है कि आपकी अनएंडिंग लर्निंग हाँ प्रोसेस जी। है संगीत, जिसका कोई अंत नहीं है। जितना, जब तक जिंदगी है तब तक सीखना ही है। वो जी। जैसे मैं मोहज्जद सादिया जी है जो तबला प्लेयर है, वो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ तबला प्ले करते हैं, उनको अब मालूम पड़ गया है कोशकी जी को तबला कैसा चाहिए और महेश काले जी को कैसा चाहिए। ये एक्सपीरियंस के साथ जी। आता जाता है, फिर जी। बहुत जी। कुछ जी। सीखने को मिलता है। आप जिनके जिनके साथ बजाते हैं, तो संगत, जैसे आपने बोला अभी कि संगत हमारी जो होती है, और हमारी सोलो वादन और संगत वादन जो होती है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है, जुगलबंदी भी बहुत डिफरेंट है। हाँ तो जी। ये सारी कैटेगरीज हैं। तो जैसे हम संगत वादन करते हैं, किसी आर्टिस्ट के साथ बजाते हैं, तो हमें मेन आर्टिस्ट जो होते हैं उनको फोकस करना होता है कि उनको कैसा चाहिए, हाँ जी। कैसा चाहिए, क्या चाहिए। हाँ जी। उनके हिसाब से हम उनको फॉलो करते हाँ हैं। जी। हाँ जी। जी। मैम आप क्लासेस भी लेती हो ध्रुपद पखावज की? हाँ, पखावज की मैं क्लासेस लेती हूँ। और अगर ये आपको विद्या आपको कोई को, कांटेक्ट करना चाहे कैसे कर सकते हैं? हाँ, मेरा ईमेल आईडी है, और प्लस मेरे जो भी मैसेजेस हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, वो मुझे कन्वे हो जाते हैं। ओके। तो हाँ जी, तो मुझे पता लगता है, फिर मेरा ईमेल आईडी उसमें दिया हुआ है, लोग उसके थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो यही प्रोसेस है। हाँ जी।
अब फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान संगीत की सेवा करना, यही है फ्यूचर प्लान। और आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है कि मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं एक एनजीओ रन करूं, स्पेशली फॉर द एनिमल्स। तो एक कोशिश है उसके लिए भी कि मैं एनिमल्स के लिए कुछ कर सकूं। ये बहुत ये सोच आपकी बहुत अच्छी है। जी। तो आई थिंक ये आपके साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग विद माय इंस्टाग्राम फैमिली। बहुत कम लोगों को पता है ये चीज, बट यहाँ भी मैंने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं। हाँ जी। कोशिश कर रही हूँ कि उस एनजीओ के लिए, कि मैं, एक सपना है उसके लिए भी। तो अगर दुआ होगी, ब्लेसिंग होगी, तो मैं जरूर उसके लिए कुछ करना चाहती हाँ जी। अभी कुछ बड़ा ड्रीम है? फिर मैंने बहुत सी स्टेजों पे परफॉर्म कर चुकी है, ये एक स्टेज रह चुकी है यहाँ पे परफॉर्म करना है। हूँ। वो हमेशा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। हाँ वो जी। हंगर वो हमेशा रहेगा कि ऐसा कभी, आई थिंक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हंगर हमेशा रहेगा कि हम, मुझे दुनिया के कोने कोने में मुझे वो सौभाग्य मिले, अपनी वादन में इतना अच्छा कर सकूं कि लोगों का आशीर्वाद मिले, और मैं हर जगह अपनी जो भी मैं सीख रही हूँ, उस अपनी वादन को मैं प्रस्तुत कर सकूं, और लोगों से आशीर्वाद देते रहूं। वो हमेशा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। हाँ जी मैम, एक लास्ट क्वेश्चन। एक अच्छा जी। अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अम, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए मैं तो, हाँ, अम, आपको अनुशासन फॉलो करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत रहना जरूरी है। ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। ओके। हाँ, जी, ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, और प्लस आप जैसे हैं वैसे रहना जरूरी है, बिल्कुल नेचुरल। हाँ जी। खुश रहना जरूरी है, ग्राउंडेड रहना, डिसिप्लिन होना, और अपने गुरु के लिए वो रिस्पेक्ट रखना बहुत हाँ जरूरी है। जी। जी। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। तो दोस्तों, जैसे मैम उपाध्याय जी ने आपके साथ इतना अच्छी अच्छी बातें शेयर की है, इनके फादर बहुत बड़े उस्ताद है पखावज के। जो उनकी डॉटर है, इनके फादर से ही ये बहुत कुछ सीखती होंगी कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस देनी है। बहुत कुछ अपनी बेटी को बताते होंगे। आपने आज का लाइव सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। मैम आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु सिमरन जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंस्टाग्राम फैमिली से जुड़कर, और इतना अच्छी अच्छी बातें हमारी हुई हमारी जर्नी के बारे में। और आपने भी अपनी कुछ चीजें शेयर की। बहुत अच्छा लगा। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम लोग हाँ ने जी। काफी कुछ जाना, और इससे भी हमने सीखा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी और आर्टिस्ट के साथ मिलेंगे। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी थोड़े दिनों में, तो वहां पे भी आप देखना, और महिमा जी को ब्लेसिंग्स देना ज़्यादा से ज़्यादा, जो अपनी लाइफ में और अच्छी क्लासिकल वोकलिस्ट बन सके और अच्छा पखावज बजा सके, आप सबका आशीर्वाद ले सके। थैंक यू हाँ सो जी। मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। बाय।